हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम समांतर चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम इसकी परिभाषा कि यह क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र और फिर इसके क्षेत्रफल के सूत्र पर आधारित विभिन्न प्रकार के उदाहरण को हम सीखेंगे कि किस तरह से इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है या किस तरह के इससे आधार और ऊंचाई ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, अर्थात इसकी परिभाषा। तो वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो आपको ध्यान होगा, आमने सामने की भुजाएं आयत में भी बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, लेकिन उसमें हम लिखते हैं कि उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का या समकोण। वो हमको इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अगर प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा तो वह समांतर चतुर्भुज नहीं रहेगा, वह बन जाएगा आयत। तो इसलिए वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये हो गई हमारे समांतर चतुर्भुज की परिभाषा। अब देखिए इसकी जो आकृति होती है वो किस तरह से होती है। आमने सामने की भुजाएं तो इसमें बराबर होंगी, आप सब जानते हैं। जैसे ये भुजा अगर इसकी है, हमने खींची 7 सेंटीमीटर, तो जो इसकी समांतर भुजा होगी वो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अर्थात ये भुजा भी होगी इसकी 7 सेंटीमीटर, ये भुजा है इसकी 4 सेंटीमीटर। तो ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। इसके जो विकर्ण होते हैं, अगर हम इसको मिला दें, ए को सी से और बी को डी से, तो विकर्ण बन जाएंगे। तो विकर्ण क्या करते हैं, इसके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वो परस्पर बराबर नहीं होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं और परस्पर बराबर भी होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित अर्थात एक दूसरे को 2 समान भागों में बांटते हैं, लेकिन उनकी लंबाई होती है अलग अलग। ये आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे हम ज्ञात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमने ज्ञात किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी होता है। इस भुजा को हम बोलते हैं आधार। आधार इनमें से कोई सी भी भुजा को आप ले सकते हैं, और उस भुजा के सामने से आप एक अगर लंब डालेंगे तो वो कहलाएगी उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। जैसे देखिए, आपने यहां पर डाला लंब ये, और इस बिंदु को नाम दे दिया F। तो इसका आधार तो हो गया AB और ऊंचाई हो गई DF। तो इस तरह से जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमको भुजा AB मालूम होनी चाहिए या भुजा DC मालूम होनी चाहिए, क्योंकि AB और DC की दोनों की लंबाई क्या है, समान। और ऊंचाई कितनी है, जो हमने लंब डाला है वो DF लंब है AB पर। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं, और इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, उसकी ऊंचाई।
तो ये कहलाएगी इस त्रिभुज की चतुर्भुज की ऊंचाई, और ये कहलाएगा लंब। ये कहलाएगा इसका आधार। तो ये ध्यान रखना है, जिस भुजा पर लंब डाला जाए वो भुजा कहलाएगी आधार। तो हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अब मान लो आपने लंब यहां से हटा के इस भुजा से डाल दिया एडी भुजा पर, यहां पर तो क्या हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगी डी एफ। तो लिख सकते हैं हम ए बी गुणा डी एफ। अब आपने क्या किया कि यहां से आपने हटाया इसको और आपने लंब डाला है भुजा बी से, या हमको दिया हुआ है लंब यहां से तो अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र बदलेगा जब इसमें आधार क्या माना जाएगा, डीए, क्योंकि लंब हमारा डाला गया शीर्ष बी से भुजा एडी पर। तो अब हम जब इसका सूत्र लिखेंगे दोबारा, तो यहां पर लिखेंगे आधार की जगह तो लिखेंगे एडी और ऊंचाई की जगह लिखेंगे बीई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप आधार ज्ञात करें या ऊंचाई ज्ञात करें तो ध्यान रखें कि ऊंचाई वही होगी जो लंब डाला जाएगा, और जिस भुजा पर लंब डाला जाएगा वो कहलाएगा उसका आधार। तो अभी हमने दो स्थितियां देख लीजिए, दोनों स्थिति अब मैं पुनः इसमें बना रहा हूं। तो जब हमारा आधार है 7 सेंटीमीटर अर्थात ए बी, तो ऊंचाई होगी डी एफ। लेकिन जब हमारा आधार है एडी तो ऊंचाई होगी बीई। ये जो भुजा दी गई है ये हमारे को ऊंचाई नहीं लेनी है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा बिल्कुल सीधी होती है। तो जल्दबाजी में ऐसी नहीं कि आपने भुजा दे दी इसको ऊंचाई ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा आपका। जिस भुजा पर लंब है वो केवल क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ऊंचाई आपको बिल्कुल सीधी अलग से दी गई होगी। अब आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, आप चारों भुजाओं का जोड़ कर लेंगे। 7 + 4 11 + 7 18 और 4 22। तो परिमाप इसका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। परिमाप का अर्थ क्या होता है, सारी आकृति की सारी भुजाओं का योग। तो परिमाप ज्ञात कर लेंगे सारी भुजाओं का योग कर। लेकिन अगर आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल तो क्या लगाना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए हमको ये समान चतुर्भुज का चित्र दिया हुआ है, इसमें हमको ज्ञात करनी है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए लंब कौन सी भुजा पे दिया गया हमको, बी ई, इसको आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर ई। इसमें हमको दिया गया है बी ई लंब भुजा पे एडी पर, अर्थात जब जो भुजा लंब है वो कहलाएगी उसकी ऊंचाई और जिस पर लंब है वो कहलाएगा आधार। तो बीई लंब एडी है, तो हम जब सूत्र लिखेंगे तो आधार गुणा ऊंचाई, और इसमें लिख देंगे जो आधार है वो एडी गुणा बीई। तो देखिए क्या आएगा क्षेत्रफल, एडी की जगह लिख देंगे 4 और बी की जगह लिख देंगे 6। 6 चौके हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आप कहीं आधार ये नहीं ले लें, सोचे कि आधार हमेशा नीचे होता है।
जरूरी नहीं नीचे वाली भुजा ही आधार हो, जिस भुजा पर लंब डाला जाए वही भुजा आधार लेनी है। अगर 4 की बजाय आपने 7 आधार ले लिया तो उत्तर गलत हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। या ऊंचाई आपने 4 ले ली तो भी उत्तर गलत हो जाएगा। जिस भुजा पर लंब डाला जाए वही भुजा आपको आधार लेनी है। तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए एक और आकृति दी गई है समांतर चतुर्भुज की। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस भुजा और इस भुजा में एक संबंध है, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं हैं। तो ये भुजा 8 सेंटीमीटर की, ये नहीं दी हुई, लेकिन हमको ध्यान रखना है डीसी भुजा भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। और पहचान गए होंगे कि ये निशान लंब का है, अर्थात जो बीई है वो लंब है डीसी पर। अर्थात हमको ऊंचाई जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, बीई बराबर 3.5 सेमी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऊंचाई आपको ऐसे लंब है तो ऊंचाई ऐसे लेनी है, अगर ऐसे लंब दिया गया है तो ऊंचाई आपको ऐसे लेनी है, और जिस भुजा पर लंब है उसको ही लेना है आधार। तो आधार हो गया इसका CD और ऊंचाई हो गई BE। तो CD का मान हमको दिया गया है 8 और ऊंचाई BE का मान दिया गया है 3.5। अब दोनों को हम गुणा कर लेंगे तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 तिया 24 और 4 28। तो प्राप्त हो गया 28.0, जिसको हम लिखेंगे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने 2 उदाहरण किए। दोनों उदाहरणों में बस हमको ध्यान रखना है लंब का जो लंब होगा वही क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। अब एक उदाहरण देखिए जिसमें हमको दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 7.2 सेमी और C से AB पर लंब 4.5 सेमी दिया है। तो ध्यान कीजिए बिंदु C से AB पर लंब डाला है, अर्थात AB हो गया आधार और ये हो गई उसकी ऊंचाई। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है कि आधार बराबर तो है 7.2 सेमी और C से AB पर लंब डाला है, इसलिए वो कहलाएगी उसकी ऊंचाई जो हमको दी हुई है 4.5 सेमी। तो इस प्रकार हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो पहचान आपको ध्यान रखनी है, बस जो आपको पहचान बताई है ऊंचाई की कि जो लंब है वही कहलाएगा ऊंचाई। आधार की जगह लिख देंगे 7.2 और ऊंचाई की जगह लिख देंगे 4.5। अब देखिए दोनों का गुणा, अगर आपको गुणा करने में सीधा कठिनाई होती तो आप लिख के रफ में गुणा कर लीजिए। 7.2 को गुणा करेंगे 4.5 से, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 सत्ते 35 और 1 हो जाएगा 36। गुणा का निशान लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 0, 8 और 6 14 की 4 हासिल लगी 1, 9 और 3 12 की 2 हासिल लगी 1 और 2 3। तो देखिए 1 दशमलव यहाँ से और 1 दशमलव यहाँ से, कुल हो गए 2 दशमलव। तो इकाई और दहाई के बाद में हम लगा देंगे दशमलव, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32.40। ये जो 32.40 है इसके आगे मात्रक लगाना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप बिना मात्रक के लिखे आएंगे तो आपके नंबर कटेंगे जरूर। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 32.40। ये गुणा आप कॉपी में करके जहां पर आप सवाल कर रहे हैं वहीं पे करके दिखा सकते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 4 सेंटीमीटर है तो हमको ज्ञात करनी है उसकी ऊंचाई।
तो इस बार हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम लिख देंगे सूत्र, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो हमको इसमें दिया गया है लंबाई गुणा चौड़ाई, नहीं आधार गुणा ऊंचाई। ये ध्यान रखना है, आधार गुणा ऊंचाई। आयत में जो आधार होता है उसको हम लंबाई बोलते हैं। बस ये इतना सा अंतर है समांतर चतुर्भुज में और आयत में। अब क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है कितना, 24। आधार हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो आपको बताया था पहले भी जब हमने समीकरण किया था, या जो हमने पिछले सेशंस में सवाल किए थे, कि जो हमको ज्ञात करनी हो इकाई, अगर उसके साथ में जो संख्या गुणा में होती है वो दूसरे पक्ष में आ जाती है भाग में। तो ऊंचाई तो एक जगह रहेगी और जो 4 होगा वो आ जाएगा 24 के भाग में। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, 24/4 और यहां रह जाएगा केवल ऊंचाई। तो इस तरह से ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं इसको 24/4, और 24 में 4 का भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगी हमें ऊंचाई। इसलिए ऊंचाई बराबर 24 में 4 का भाग देंगे, 4 छिक्के होता है 24, तो ऊंचाई प्राप्त हो गई 6 सेंटीमीटर। अब आप उत्तर की जांच कर सकते हैं कि आपकी ऊंचाई सही आई कि नहीं आई। इस ऊंचाई को आप आधार से गुणा कर दीजिए, 6 चौके हो गया 24, और हमारा क्षेत्रफल भी हमको वही दिया हुआ है। तो इस तरह से क्षेत्रफल दिया होने पर और आधार दिया होने पर आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें हमको ऊंचाई दी गई होती और क्षेत्रफल आधार ज्ञात करना होता, तब ये जो ऊंचाई है ये बटे में आ जाती और यहाँ क्या रहता, आधार रहता। अब देखिए आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ABCD एक दिया हुआ है हमको समांतर चतुर्भुज। इसमें हमको दो भुजाएं AD और CD की लंबाई दी हुई है 6 सेमी और 4 सेमी की। ये दोनों भुजाएं कहलाती है आसन्न भुजाएं। ध्यान कीजिए, आसन्न भुजाएं हम पढ़ चुके हैं पहले, अर्थात जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है वो कहलाती है आसन्न भुजाएं। तो AD और CD में D उभयनिष्ठ है, तो ये भुजा अगर 6 है तो ये भुजा भी 6 होगी, ये 4 है तो ये भुजा भी कितनी होगी, 4, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। अब हमको इसमें दी हुई है आधार CD के संगत ऊंचाई BE। आपको दिख रहा होगा ये BE लंब है CD पर। इस समय हमको BE की अर्थात BE की लंबाई भी दी गई है और CD की लंबाई भी दी गई है। तो इस तरफ से जब हम निकालेंगे क्षेत्रफल तो हमें क्या ज्ञात होगा, देखिए। तो पहले हम निकालेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जब, ध्यान से देखिए चित्र में, जब आधार CD और ऊंचाई, क्योंकि आपको दिख रहा है लंब, जब आधार CD व ऊंचाई है BE, तो सूत्र तो आपको वही लगाना है, आधार गुणा ऊंचाई। और आधार लेंगे हम CD और ऊंचाई लेंगे BE। तो देखिए CD का मान हमको दिया हुआ है 6 सेमी और ऊंचाई BE दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से
जब आधार CD और ऊंचाई BE है तो क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 6 या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये भुजा है AD, इस पे भी हमको एक लंब दिया हुआ है BF लंब AD दिया हुआ है, और इस समय हमको लंब की लंबाई अर्थात ऊंचाई नहीं दी हुई है, उसकी जगह दिया हुआ है हमको x। तो आधार AD के जो संगत ऊंचाई है BF जो हमको दी गई है x, उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो उस समय भी जब हम ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा यही रहने वाला है। आप आधार इसको ले लें या इसको ले लें या इसको ले लें, इसको ले लें, क्षेत्रफल इसका नहीं बदलेगा क्योंकि ये आकृति वही है, बस केवल इसकी ऊंचाई बदल रही है। तो जब आधार AD व ऊंचाई FB है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको बता दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही रहने वाला है जो हमने ये आधार और ये ऊंचाई मानते हुए किया था। अर्थात क्षेत्रफल कितना रहने वाला है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि आधार और ऊंचाई केवल इसके बदले हैं। तो सूत्र लिख देंगे पहले हम, आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल जो हमको दिया हुआ है 18। आधार AD है, जब AD आधार है तो उस AD के संगत जो ऊंचाई है वो है FB बराबर 18। AD का मान हमको दिया हुआ है 4 और गुणा में FB का मान भी हमको दिया हुआ है, देखिए चित्र में x बराबर 18। अब ये समीकरण बन गया आपका, देखिए 4 गुणा x बराबर 18। हमको मान ज्ञात करना है x का, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 18 भाग 4, अर्थात 18 में हम किसका भाग दे देंगे 4 का, क्योंकि 4 गुणा में इसलिए दूसरे पक्ष में कहाँ आ गया भाग में। तो जब हम 18 में 4 का भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाता है, 4 चौके 16, 18 में से 16 गए, बच गए 2। अब भाग नहीं आ रहा तो लगाई यहाँ पर दशमलव और 2 के आगे उतार लिया, शून्य तो हो गए 20। 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बार। तो इस तरह से x का मान प्राप्त हो गया हमें 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः आधार AD के संगत ऊंचाई, अतः आधार AD के संगत ऊंचाई जो है हमको दी हुई कितनी, x बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको, एक ही समांतर चतुर्भुज में दो ऊंचाई में से एक ऊंचाई दी गई हो सकती है और दूसरी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी पड़ सकती है, या आपको दो आधार में से एक आधार दिया गया होगा और दूसरा आधार आपको उस ऊंचाई को मान के ज्ञात करना होगा जो उसके संगत है। तो इस तरह से ये सवाल समांतर चतुर्भुज के बहुत सरल हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि किस भुजा के संगत ऊंचाई कौन सी है या किस संगत ऊंचाई के संगत आधार कौन सा हमको लेना है। और सूत्र में आपके कोई परिवर्तन नहीं है, आधार गुणा ऊंचाई, आप ये ऊंचाई लेके ज्ञात करो चाहे ये ऊंचाई लेके ज्ञात करो, क्षेत्रफल आपका समान रहने वाला है। आधा घंटा तो
एक समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर व ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हमको आधार ज्ञात करना है, तो पहले हम सूत्र लिख देंगे वही, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अब हमको इसमें ज्ञात करना है आधार, तो इसलिए आधार बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसमें हम क्या कर देंगे, आधार के साथ में गुणा में कौन है, ऊंचाई, उसका भाग दे देंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, तो इस तरह से हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई। अब क्षेत्रफल देखिए 154.5 बटे में ऊंचाई है हमारे पास में 15, तो 154.5 में हमको भाग देना पड़ेगा 15 का। तो जब हम भाग देंगे तो देखिए कैसे देना है आपको, 154 में 15 का भाग जाएगा 10 बार, 15 दहे का 150 होता है, ध्यान दीजिए, 15 दहे का 150 तो 10, अब उतारेंगे 5, उसमें से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर बचा है शेष 4, 154 में से 150 गए, कितने बचेंगे 4, 4 के आगे उतारेंगे हम 5, लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, दशमलव दिया हुआ है। वापिस देख लीजिए एक बार, 15 दहे का 150, 154 में से 150 गए, कितने बचे 4, 4 के आगे उतारा 5 और जो भागफल है उसमें लगा दिया हमने दशमलव, अब हो गया 45, 45 में हम 15 का भाग देंगे, जाएगा 3 बार। तो इस तरह से जो आधार है हमको प्राप्त हो गया 10.3 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल दिया होने पर हम ऐसे आधार का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, समान चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल भाग ऊंचाई। ऐसे ही ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल भाग आधार, भाग देने में बस ध्यान रखना है कि गलती नहीं होनी चाहिए, आप दशमलव को हटा के भी भाग दे सकते हैं और बाद में दशमलव लगा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा, उसकी सूत्र की सहायता से। तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर हम एक नए सूत्र से आपका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए आप इस सूत्र पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवाल बनाकर उसका अभ्यास करते रहिए।